हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9th की एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा अर्थात इंडियन फूड सिक्योरिटी। इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी की बुक है वो 2026 में जो बुक पब्लिश हुई है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो वाली नहीं है, बल्कि ये 2006 वाली पब्लिकेशन है। प्रथम संस्करण जो इसका है वो 2006 का ही है। ठीक, तो इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर इसमें 4 निकाल लेते हैं, उसको देखते हैं पहले। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और चैप्टर नंबर 4 निकाल रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये रहा चैप्टर नंबर 4। हम इस चैप्टर को पहले तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, चूँकि एनसीईआरटी के बारे में आप भी जानते हैं बखूबी से कि इसको लाइन बाय लाइन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं कि क्या इसमें है, इस चैप्टर में क्या है, और साथ में मैं जो भी इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे नोट्स के रूप में बनाता चलूँगा। ठीक, फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। पहला जो बिंदु है वो है अवलोकन का, कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। खाद्य सुरक्षा का जो मुख्य अर्थ है वो यही है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो, भोजन लोगों तक पहुँचे और उन्हें सही समय पर भोजन प्राप्त हो। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होता है। चूँकि अमीर व्यक्ति यानी जो रिच फैमिली के लोग हैं उनके पास संसाधनों की कमी नहीं होती है, एक अच्छी खासी उनके पास इनकम होती है, इनकम का अच्छा सोर्स होता है, मनी होती है उनके पास। तो अगर खाद्य सुरक्षा की बात करें तो वो कहीं से भी मार्केट में कहीं से भी किसी माध्यम से उपलब्ध हो, अपने लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कर सकते हैं। बट जब भी हम इस तरह की टॉपिकों को लेते हैं तो उसमें जो प्रभावित परिवार होता है वो है निर्धन परिवार। तो वही बात यहाँ पे समझाने का कोशिश किया जा रहा है। फिर आगे पढ़ेंगे कि खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। अब देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। तो जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, मतलब हमें भर दिन में 2 रोटी मिल गया, खा लिए, कैलोरी की ज़रूरतें पूरी हो गई, बस उतना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं और अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं, जिसमें पहला आयाम है खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात, सरकारी अनाज भंडारण में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। यानी हमारे देश में टोटल जो खाद्यान्न है उसका स्टॉक कितना है, ताकि हम भविष्य में उसका यूज कर सकें। दूसरा है पहुंच का अर्थ, खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं रहा है, सही समय पर पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ये दूसरा आयाम हो गया। तीसरा है सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए उपलब्ध धन हो। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ इसमें
ये इसमें एक शब्द आया है खाद्य उपलब्धता, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द है पहुँच, और यहाँ पर एक शब्द आया है सामर्थ्य। ये जो तीनों शब्द हैं वो खाद्य सुरक्षा के अर्थ से लिए गए हैं जो यहाँ पे दिया गया था। खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। यही इसी अर्थ में से वो तीन शब्द, कौन से तीन शब्द, तो उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य को आगे यहाँ पे आयाम बना के क्लियर किया गया, ठीक है। तो तीन आयाम हो गए इसके। अब आगे पढ़ते हैं। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित हो सकती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, ठीक है। दूसरा है सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुण के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, और तीसरा है खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो, ठीक। तो अब हम लोगों ने देखिए कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया। ये जो पैराग्राफ था इतना तक इसे कवर कर लिया है, यानी खाद्य सुरक्षा क्यों है इसके बाद पढ़ना है। तो हम एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे इसको लेकर के कि खाद्य सुरक्षा क्या है, ठीक। तो आप लोग लिखेंगे कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ, यहाँ पे अर्थ होगा, ठीक। ऊपर हम नहीं लिख रहे हैं, अर्थ यहाँ पे होगा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता को अंडरलाइन करेंगे, उपलब्धता, पहुंच को भी अंडरलाइन, और उससे प्राप्त सामर्थ्य से है। तीन चीज़ों को अंडरलाइन कर लिए। ये हो गया हम लोगों का पहला नोट्स का पहला टॉपिक, मतलब उसका अर्थ, ठीक है। जो अगला नोट्स का होने वाला है टाइप, वो है अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासकीय सतर्कता, अगर शासकीय सतर्कता नहीं होगी तो सभी खाद्य ऊपर से ही गायब हो जाएगा। जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा। उसके बाद है और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। ये हो गया हम लोगों का
दूसरा पॉइंट जो खाद्य सुरक्षा से इम्पोर्टेंट था। तीसरा जो है वह है इसका आयाम। तो आप लोग खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है इसको लिख करके, और ये जो तीनों पॉइंट है इसको आप लोग लिख दीजिएगा। ये 3 पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे कि सामर्थ्य क्या अर्थ होता है, पहुंच का क्या अर्थ है, और खाद्य उपलब्धता का क्या अर्थ है। फिर उसी प्रकार किसी अगला जो आप लोगों को हेडिंग लगाना है वो ये है। यहाँ तक पहले हेडिंग जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब, उसके बाद डैश दे करके और ये 3 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरत है खाद्य सुरक्षा का। तो समाज के अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रसित होते हैं, परंतु जब भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा होता है, जब देश में इस तरह की स्थिति होती है तो निर्धनता रेखा के ऊपर के लोग भी खाद्य सुरक्षा से ग्रसित हो जाते हैं। निर्धन तो हमेशा ही ग्रसित रहता है, लेकिन जब आपात की स्थिति आती है तो जो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग हैं वो भी इस कुचक्र में फंस जाते हैं। पहले ये नीचे वाला देख लेते हैं, उसके बाद इस बॉक्स को भी देख लेंगे। अगला है किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी सप्लाई कम होगा तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। यानी किसी चीज़ की अगर पूर्ति कम हो रही है तो उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें तो खाद्य की कमी हो रही है के कारण तो कीमत में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो मांग और पूर्ति में हमेशा से उल्टा संबंध रहा है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ खरीदते हैं और कुछ नहीं खरीद पाते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है, और यही जब स्थिति बहुत ही दिनों तक रहती है तो यह स्थिति अकाल की स्थिति में बदल जाती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें भी होती है, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली बीमारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट का कारण होती है। अब भूखमरी की स्थिति होगी तो लोगों को क्या होगा विवश होकर दूषित जल पीना पड़ेगा। सड़े गले चीज़ों मतलब जो बहुत दिनों से जो खाद्यान्न रखा हुआ है उसे खाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि महामारी की स्थिति पैदा हो जाएगी भूखमरी के साथ साथ। भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह है 1943 में बंगाल का अकाल। ये हम लोगों के लिए पॉइंट है कि भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वो था कब का अकाल, तो वो था 1943 का अकाल। इसे आप लोग लिख लेंगे कि अगला पॉइंट दे करके तीर का निशान दे करके लिख लेंगे कि भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। ये लिख लेंगे। इस अकाल में भारत के बांग्ला प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे भुखमरी की स्थिति के कारण।
अब हम लोग ये वाला बॉक्स जो छूट गया था ऊपर, इसको देख लेते हैं। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था, मतलब 70 के दशक की बात हो रही है, 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। मतलब स्टॉक से कोई मतलब नहीं था, खाद्य पदार्थ उपलब्ध होना चाहिए, बस इतना सा था। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया, अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन, उन्होंने खाद्य पदार्थ में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य सुरक्षा पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन का व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। मतलब भौतिक पहुंच भी होना चाहिए और आर्थिक पहुंच का मतलब उनके पास इतने पैसे भी होने चाहिए कि वो खाद्य पदार्थों को खरीद सकें। ये जो लिया गया है बात, वो खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 पृष्ठ नंबर 3 से लिया गया है। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया है कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं आपको कैसे बनाना है इसको, इस पॉइंट को अगर लिखना ही चाहते हैं तो। जैसे ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे इसका नोट्स। तो हम लोग इसके अभी हिस्ट्री को देख रहे हैं कि किस तरह से खाद्य सुरक्षा का अर्थ सामने आया। तो हम लोग लिखेंगे 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता से था। इतना पहले लिख लेंगे कि 1970 में क्या था। फिर उसके बाद लिखेंगे था परंतु अमर्त्य सेन द्वारा खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा गया जिसके अनुसार
जिसके अनुसार एक नया आयाम जोड़ा गया, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ। ठीक है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि खाद्य सुरक्षा तभी अस्तित्व में होगी जब सभी व्यक्तियों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो। तो ये रहा इस पूरे लाइन का सारांश जो मैंने आपको दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ लिखेंगे। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है, जो कि बीपीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कोई भी आपदा, किसी प्रकार की आपदा खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है। तो बिना कुछ इधर उधर किए आप सीधे ये भी आंसर लिख देंगे कि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण या बाढ़ के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते हैं। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है तो लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। तो यही रहा इसका। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें भी होती है जो भूखमरी तथा विवश और दूषित जल या सड़े गले भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। तो ये चीज़ें आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। वैसे मैं देख लेता हूँ कि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है या नहीं। तो एक बार हम लोग नीचे चलेंगे और देखेंगे कि क्या इस तरह का क्वेश्चन है या नहीं है। नहीं, इस तरह का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन श्योर है कि हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।
सो दैट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, पहले इसको कवर कर लेते हैं कि क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए। चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक जैसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे। ठीक है, एक डेटा यहाँ पे दिया गया है जो हम लोग देखेंगे। बंगाल प्रांत में चावल की उपज 1938 में टन था, 1939 में 79 लाख टन है, 1940 में ये 82 लाख टन है, 1941 में 68 लाख टन है और 1942 में 93 लाख टन है और 1943 में 76। तो आप देख रहे हैं कि 1942 में 93 और अकाल के दौरान वो 76 उत्पादन ही हुआ है। ठीक है, तो कुल उत्पादकता में, कुल उपलब्धता में क्या हुई है, गिरावट आई है कुछ। अब देखिए नीचे क्या कर रहा है, ये विचार किए। कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। तो जो बंगाल में जो अकाल हुआ था वो चावल के उत्पादन में कमी के कारण हुआ था। सारणी 4.1 का अध्ययन कीजिए और बताइए कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अगर आप बंगाल पीसीएस से संबंधित कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो सकता है। ठीक है, और अगर अन्य स्टेट पीसीएस है तो आप एक उदाहरण के स्वरूप में ये बंगाल जो नीचे दिया गया 1943 में बंगाल का अकाल आया था, भीषण अकाल, तो उसका जिक्र कर सकते हैं। अगला है, इसमें किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी आई है। किस उपलब्ध, तो पिछले वर्ष के और वर्तमान को देखते हुए आप इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक, फिर है चित्र 4.1 जो ये है, राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग में आप क्या देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पहले चित्र में कौन सा आयु वर्ग दिखता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है और एक परियोजना कार्य है। भारत में अकाल संबंधी और अन्य सूचनाएं एकत्र कीजिए। चलिए तो हम इसको स्किप करके आगे पढ़ते हैं। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं आया है। मतलब अभी तक बंगाल में जो अकाल आया था वो 1943 में, उसके बाद अकाल उतना भयानक नहीं आया है। आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है और ऐसी भी सूचनाएं मिलती है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है वो है खाद्य सुरक्षित कौन है। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। मतलब यहाँ पे खाद्य सुरक्षा उतना सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्ग में निम्नलिखित शामिल है। भूमिहीन, जो प्रभावित, खाद्य सुरक्षा का न होने से जो प्रभावित वर्ग है उसके बारे में बताया जा रहा है कि भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। तो इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं जैसे मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये हो सकता है कि खाद्य असुरक्षित आप इधर लिख सकते हैं एक लाइन, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिखेंगे सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित प्रभावित वर्गों
किन्हें शामिल किया जाता है। ठीक, इसको आंसर के रूप में लिखेंगे तो आंसर के रूप में क्या लिखेंगे कि सर्वाधिक खाद्य सुरक्षित प्रभावित वर्गों में निम्न को शामिल किया जाता है। तो मैं लिख ही देता हूँ कि निम्नलिखित शामिल है, सीधे लिख दिया निम्नलिखित शामिल हैं। ठीक, पहला जो लिखा है भूमिहीन परिवार, ठीक, दूसरा जो है पारंपरिक दस्तकार, तीसरा जो प्रभावित वर्ग है वो है पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, चौथा जो है छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, और जो पांचवा जो प्रभावित क्षेत्र है वो है निराश्रित का मतलब जिसका कोई आश्रय ना हो, मतलब कोई रहने का ठिकाना ना हो, ये सब बातें, तथा भिखारी, तथा निराश्रय तथा भिखारी भी एक तरह का निराश्रित है, क्योंकि वो किसी पे आश्रित नहीं है, वो स्वयं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से देखता है, भले वो भीख मांग के ही हो। अगला है शहरी क्षेत्रों में खाद्य की, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, तो इसको आप लिख लेंगे। ठीक, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। फिर अगला है शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसाय और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। मतलब वे परिवार जिनकी वेतन कम है, वे क्या है, खाद्य असुरक्षित वर्ग में आते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्य में लगे होते हैं, उनको इतनी मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकें। तो इस तरह के जो परिवार होंगे वो खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे होंगे। ये पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं ये वाला, उसके बाद हम लोग बॉक्स को कवर कर लेंगे। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के वर्गों, जिसमें निचली जातियां शामिल है, का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि का उत्पादकता बहुत कम होती है। वे ज़्यादातर तो देखा गया है कि उनके पास भूमि ही नहीं होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। उन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों का भी कुपोषण का खतरा होता है। मतलब महिलाएं अगर कुपोषित होगी तो उनसे जन्म होने वाले जो बच्चे हैं, उनके गर्भ में पलने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं,
वो भी कुपोषण का शिकार हो जाएगा, मतलब हो जाएंगे। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिला तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। असुरक्षा से जो ग्रसित, खाद्य असुरक्षा से ग्रसित जो आबादी है उसका बड़ा भाग गर्भवती महिला तथा दूध पिला रही महिला, मतलब वो महिला जिनके पेट में शिशु है, वो महिला जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, और तीसरा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्र जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं जहां अधिक गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत ही अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश जैसे पूर्वी और दक्षिण हिस्सों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। हम लोगों ने जो नोट्स बनाया था उसमें हम और पॉइंट जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये हम लोगों का था भूमिहीन परिवार, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित तथा भिखारी। इसमें हम लोग और पॉइंट जोड़ देंगे। छठा पॉइंट, शहरों में कम वेतन पर काम करने वाले कामगार। अगला होगा गर्भवती महिला, गर्भवती महिला। छठा होगा दूध पिला रही, या इसी को लिख देंगे स्तन पान करा रही महिला। ये भी खाद्य असुरक्षा से ग्रसित होती है, जिसके कारण इनको क्या करना पड़ता है। इस कारण क्या है, जिसके कारण, यहाँ 1 मिनट, जिसके कारण इन्हें कुपोषण का खतरा होता है। दूध पिला रही महिला जो स्तनपान करा रही है, तो वो तो एक खुद उनको वो खाद्य असुरक्षा से जूझ रही है, मतलब खाद्य पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी कंडीशन उनके साथ है कि वो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है। इससे क्या होगा कि उन पे कुपोषण का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक, वो एक तो वो पहले से कुपोषित है, खाद्य असुरक्षा मतलब खाद्य सुरक्षा न मिलने के कारण। दूसरा जो उनके साथ कंडीशन है कि वो स्तनपान करा रही है, तो अपना हाफ एनर्जी तो वो अपने बच्चे में ट्रांसफ़र कर रही है, देन इसके कारण वो और अधिक कुपोषित हो जाएगी। और अगला जो प्रभावित क्षेत्र होगा वो होगा पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ये आप लोग इसको अंडरलाइन इस तरह से करके, ऐसे करके, और एक इधर तीर का निशान दे करके आप लोग लिख लेंगे खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा
भाग, ये तीनों खाद्य असुरक्षा से प्रभावित बड़े भाग हैं, मतलब ज़्यादा प्रभावित ये लोग हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मतलब 7वां पॉइंट। जो 8वां पॉइंट होगा वो हम लोगों का है आपदा प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति। वैसे व्यक्ति जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में ही रहते हैं तो उनको खाद्य असुरक्षा का सामना अधिक करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो है